तो आज हम प्रश्नावली 3.2 के सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 9 आपका है ये। इसके पहले यानी लेक्चर नंबर 7 और 8 में मैंने ऑलरेडी 3.2 के सभी जो क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, प्रश्नावली वाले प्रश्न जो भी थे उसको मैंने करा दिया है। तो लेक्चर नंबर 9 में ये रीजन क्या है, मैं एग्जाम्पल्स को बाद में करा रहा हूं क्योंकि जो आपका एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन था वो आसान था एज कम्पेयर टू आपके जो है सभी के सभी एग्जाम्पल्स जो कि प्रश्नावली 3.2 के हैं। तो इस नाते मैं इसको बाद में करा रहा हूं। बाकी अगर उन प्रश्नों को अभी तक आपने अगर सॉल्व कर लिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं किया है तो आप उन वीडियोस को जाकर के देख सकते हैं। और बाकी चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल्स पर। इस एक्सरसाइज में कुल 4 एग्जाम्पल हैं। उदाहरण 7, 5, 6, 4। ये आपका उदाहरण नंबर 4 है। वो पेपर वालों से हो सकता है शायद मिसप्रिंट हो गया हो, तो ये आपका चौथा नंबर एग्जाम्पल है। ठीक है, उदाहरण 4। तो आइए ये चौथा, पांचवा और छठा और सातवां इन सभी एग्जांपल्स को हम सॉल्व करने वाले हैं। मैं सबसे पहले आपको प्रतिस्थापन विधि के बारे में, यदि आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूं। जो प्रतिस्थापन विधि, इसके पहले हम लोगों ने ग्राफी विधि से हल किया था सवाल को। जो रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म थे उसमें हमने ग्राफी विधि से सवालों को हल करना सीखा था। लेकिन अब हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने वाले हैं। ये आपका प्रश्नावली 3.2 है जिसमें हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। बाकी प्रश्नावली 3.3 में हम विलोपन विधि से जो है ये यही दो चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, विलोपन विधि। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले उदाहरण पर आते हैं इस एक्सरसाइज के। और ओवरऑल आपका ये चौथा एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपका चौथा उदाहरण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सवाल में क्या कहा है, सवाल में कह रहा है कि यहाँ पर प्रतिस्थापना मतलब प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म का मतलब ये जो समीकरण युग्म दिया गया है इसको हमें हल करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एकदम आसानी से यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, उसके बाद हल लिखने के बाद बाकी जो आपका सवाल है इसको हम लिख लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7x माइनस 15y बराबर 2। उसके बाद क्या है, x प्लस 2y बराबर 3। अब इसमें से हमें क्या करना है, किसी भी एक को समीकरण 1 मान लेना है और दूसरे को 2। सपोज मान लीजिए मैंने इसको समीकरण 1 नाम दे दिया और इसको हमने समीकरण 2। ऐसे ही हमें दर्शाना है राइट साइड में, ये समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हम एक समीकरण को उठाएंगे, या पहला समीकरण आप उठाइए या फिर दूसरा, उस समीकरण को हम उठाएंगे, वहां से हम x का मान या फिर y का मान निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं समीकरण 1 को उठाता हूं, ठीक है, यहां से मैं x का मान या फिर y का मान निकालूंगा, दोनों में से एक का। और जैसे ही x और y के मान मुझे निकलेंगे, पता चलेगा उसी मान को, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई जो है कोई भी मान आ गया है। ठीक, अब इसी मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे, बस इतना काम करना है हमें, सिंपल सा। तो आइए मैं एकदम एग्जांपल को सॉल्व करूंगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं समीकरण 1 को उठा रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, अब समीकरण 1 से, अब ये जो समीकरण 1 है इसको लिख दो यहाँ पर, 7x माइनस 15y बराबर 2। इस तरीके से हमने समीकरण लिख दिया। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, हमें यहाँ पर चाहे x को अकेला छोड़ना है चाहे y को, या फिर आप x को अकेला छोड़ दो या फिर y को। तो मान लो भैया चलो ठीक है x को छोड़ना है। ठीक है, तो अगर x को अकेला छोड़ना है तो ये जो माइनस 15y है, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, बराबर के इधर लेकर के जाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 7x बराबर 2 धन 15y। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, जो माइनस 15y था इसको मैंने बराबर के उधर लेकर के गया, तो यहाँ पर माइनस 15y इधर हो गया प्लस 15y। ठीक, अब यहाँ पर मुझे x को अकेला छोड़ना है, ना कि 7x को। तो ये जो 7x है यहाँ पर गुणे में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 2 प्लस 15y अपॉन 7। ठीक, तो यहाँ पर देखो जैसा कि मैंने कहा था x का मान हमें मिल चुका है। ठीक है, अब जैसे ही हमें यहाँ पर x का मान मिल चुका है, अब इसी x के मान को हमें यहाँ पर जो है समीकरण 2 में रखना है। अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि भैया समीकरण 1 में क्यों नहीं रखेंगे। तो आप अगर 1 में इसे रखेंगे, जैसे मैं एक बार करके आपको दिखा दे रहा हूं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे सपोज मैं समीकरण 1 में ही रख देता हूं इस मान को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 7, यहाँ पर 2 प्लस 15y बटे में 7। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये 7x था, इस x के मान को यहाँ पर देखो, ये मैं लिख सकता हूँ, यानी इस मान को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस 15y बाई 7। तो वही तो मैंने यहाँ पर लिखा है, 7x की जगह पर ये लिख दिया। फिर माइनस 15y का 15y बराबर 2।
अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, देखो क्या मिलता है आपको। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा क्योंकि गुणा और भाग में है, हाँ ये कट जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बचा, 2 प्लस 15y माइनस, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15y माइनस 15y बराबर 2। अब यहाँ पर देखो, ये प्लस का 15y है, ये माइनस का 15y, ये दोनों कट जाएंगे, 2 बराबर 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जब मैं इसी मान को समीकरण 1 में रखता हूं, यानी जब हमने समीकरण 1 से लिया और इसी मान को अगर मैंने 1 में रख दिया, तो यहां पर हमें कोई भी मान नहीं मिलेगा, यानी कि हम सवाल को आगे नहीं हल कर पाएंगे, क्योंकि हमें x और y का मान ज्ञात करना है अंकों में। तो इस नाते ये हमारा मेथड यहाँ पर मतलब जो है ये तरीका गलत होगा। तो हम क्या करेंगे, इस मान को समीकरण 2 में रखेंगे। अगर हमने 1 से लिया है तो हमें 2 में रखना है, अगर 2 से लिया है तो 1 में रखना है, यही मतलब है। ठीक है, तो आइए अब आगे हल करते हैं। अब यानी यहां पर हम नीचे क्या लिखेंगे, x के मान को मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ठीक है, यहां पर अब हम क्या लिखेंगे, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब हम इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 ये है, तो इसको पहले यहाँ पर नीचे लिख लिया करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर 3। डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, लेकिन जब आप डायरेक्टली करोगे तो हो सकता है गड़बड़ी हो जाए, इस नाते आप पहले लिख लीजिए करिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर x का मान हम क्या रखेंगे, यानी x की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस 15y/7, 2 प्लस 15y अपॉन 7 प्लस यहाँ पर क्या है, 2y को 2y ही रखेंगे क्योंकि इसका कोई मान नहीं है, बराबर 3। अब यहाँ पर मैं इस तरफ सॉल्व करूंगा, तो सबसे पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया, यानी इसी मान को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बस सिंपल सा। अब क्या है, 2 प्लस 15y/7 प्लस 2y बराबर 3, इस तरीके से है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका मुझे एलसीएम लेना है आगे हल करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 1/1 कर दूंगा। इसका अब हम एलसीएम लेंगे, 7 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हर में अगर मैं 1 से, यानी 7 एक नाम 7, यानी हर में मैंने एक बार गुणा किया है, तो 1 से गुणा किया है तो अंश में भी 1 से गुणा करूंगा। अगर 2 प्लस 15y में 1 से गुणा करूंगा तो वही फिर से आ जाएगा। ठीक है, प्लस, अब 1 का गुणा, 1 को मैं कितनी बार पढ़ रहा हूं, पढ़ा 7 बार, 1 सत्ते 7, तो ऊपर भी अंश में भी मुझे 7 बार पढ़ना होगा, तो कितने बार हो जाएगा, 7 दूनी 14y। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर बराबर 3 का 3 ही रहने देंगे। अब यहाँ पर जो ये 7 है, इसको मैं बराबर के उधर लेकर के जाऊंगा, तो आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 प्लस 15y प्लस 14y, यहाँ पर क्या हो गया, यानी 14y 15y 14y, यानी इसको मैंने वैसे ही लिख दिया, बराबर 7 × 3। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, ये जो 15y प्लस 14y, इसको हम जोड़ेंगे। 15 प्लस 14 क्या हो जाएगा, 5 4 9 1 1 2, यानी 29y हो गया, प्लस 2 बराबर 7 त्रिक क्या हो गया, 21। इसको मैंने गुणा किया, इसको ऐसे रहने दिया। अब ये जो प्लस का 2 है, इसको मैं उधर लेकर के जाऊंगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो 29y बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 माइनस 2, 21 में से 2 गए, 19। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 में से अगर मैं 2 घटाता हूं तो 19 आ जाएगा, 29y। अब यहाँ पर मुझे y के मान को फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको बराबर के उधर लेकर के जाऊंगा, तो यहाँ पर गुणे में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 19/29। और जैसे ही मैंने ये लिखा, हमें यहाँ पर y का मान मिल चुका है। ठीक है, और यहाँ पर हमें y का मान मिल चुका है। इस तरीके से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर अब y का मान मिल गया, अब इसके आगे हमें कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि x का मान भी हमें फाइंड आउट करना है। तो x का मान याद करने के लिए मैं कुछ इस प्रकार से पहले पहला खींच लेता हूं। उसके बाद यहाँ पर जो है y के मान, अब यहाँ पर जैसे मुझे y का मान मिल गया है, अब इसी मान को आप चाहे तो समीकरण 1 में रखो, चाहो तो आप समीकरण 2 में रखो, और चाहो तो इस वाले समीकरण में रख सकते हो, अगर मैंने इसका नाम 3 रख दिया। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो इसमें रख सकता हूं, चाहे इसमें चाहे इसमें। अगर आपकी इच्छा कर रही है समीकरण 2 में रखने के लिए, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, y का मान, यानी जो मुझे ये वाला मान मिला है। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर अब मैं y का मान समीकरण 2 में रखूंगा। तो ये कुछ इस प्रकार से समीकरण 2 हमारे पास है, तो मैं इसको लिख लेता हूं। समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर 3, x प्लस 2y बराबर 3।
ठीक, इस तरीके से ये समीकरण तो हमारे पास है। अब इसमें मुझे क्या करना है, y का मान हमें पता है, तो मुझे मैं यहाँ पर क्या करूंगा, y का मान रख दूंगा x प्लस 2 टाइम्स ऑफ y का मान क्या है, 29/29। ठीक, बराबर 3। अब इसको हमें क्या करना है, सिंपल सा हल कर लेना है बस। ठीक है, x प्लस, अब यहाँ पर 2 से 29 तो कटेगा नहीं, तो यानी सिंपल सा इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 19 दूना 38/29। ठीक, बराबर 3। अब ये प्लस का 38/29 है, उधर जाएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 38/29, यानी कि बराबर 3 माइनस 38/29। ठीक, अब इस 29 को एलसीएम लेना है मुझे। ठीक है, इसको अगर आगे मैं हल करना चाहता हूं तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो यहाँ पर बटे 1 कर दूंगा मैं। 29 और 1 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा, 29 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 29 और 1 का एलसीएम 29। ठीक है, अब यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई में 29 बार करूंगा, तो अंश में भी मुझे 29 बार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं गुणा कर लेता हूँ, 29 गुणे 3। ठीक है, क्योंकि 3 में मुझे 29 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस तरीके से 3 नवा 27 की 7, 3 दूनी 6, 2 8, 87। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 87 माइनस 38। ठीक, इस तरीके से आ गया ये x का मान। अब मुझे क्या करना है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पर इसको आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 87 में से 38 घटाना है। 87 में से 38 घटाना है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हासिल लेंगे, 17 में से 8 गया 9, और उसके बाद 7 में से 3 गया 7 में से 3 गया 4, 49। तो क्या आ गया, 49 आ गया, 49/29। 29 का 29 ही रहेगा, 49/29। क्या इसको आगे हम काट सकते हैं, 49 और 29 को, x का मान ये आ गया। अब इसको 7 से काटेंगे, नहीं कटेगा, 7 चौक 28, 7 से 49, और किसी से कटने वाला है, नहीं कटने वाला, यानी कि ये एकदम अभाज्य सहभाज्य गुणनखंड है इसका। ठीक, तो इस तरीके से हमें x का मान भी मिल गया। यानी कि यहाँ पर क्या कहा है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। तो x और y का मान मैंने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पर कई स्टूडेंट पूछेंगे कि भैया ये प्रतिस्थापन विधि कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर मैंने प्रतिस्थापन विधि अप्लाई किया है। तो जब आप स्टार्टिंग में देखेंगे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर देखिए x का मान यहाँ पर कुछ इस तरीके से फाइंड आउट किया, यानी x के मान को मैंने क्या किया, y के रूप में लिख दिया प्रॉपर। ठीक है, x के मान को जब मैंने प्रॉपर y के रूप में लिख दिया, तो यहाँ पर मैंने x के मान को प्रतिस्थापित कर दिया, किससे, y के मान से। अब वो y का मान कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए x के मान को मैंने y के मान से प्रतिस्थापित कर दिया, यही हमारा प्रतिस्थापन विधि। सपोज मान लीजिए अगर भैया मुझे y के मान को अगर मैं x के मान से प्रतिस्थापित करता हूं तब भी कहलाएगा, हाँ बिल्कुल कहलाएगा। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने y को अकेला छोड़ा है या फिर x को। ठीक है, तो इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि को हल करना है। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं कैसे। हमने सबसे पहले समीकरण 1 को समीकरण 1 माना, फिर दूसरे को 2, उसके बाद समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से ये कुछ इस प्रकार से समीकरण 1 हमारे पास है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये समीकरण 3 हमारे पास आ गया। उसके बाद x का मान हमने यहाँ से समीकरण 2 में रखा, क्योंकि हमने 1 से लिया था तो हमने इसको 2 में रख दिया। 2 में रखा तो इस तरीके से आगे हमने इसको सॉल्व करते गए तो y का मान मिल गया। अब जैसे हमें y का मान मिला, तो अब हमने y का मान समीकरण 1 में रखा या फिर 2 में रखा या फिर 3 में, आप कहीं पर भी रखोगे सेम आंसर आएगा। तो मैंने आप लोगों ने कहा 2 में रखने के लिए, तो मैंने 2 में रख दिया, इस तरीके से सॉल्व किया तो आंसर आपका आ गया। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। इस तरीके से हमने x और y के मानों को फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, ऐसे ही आपको पेपर में प्रॉपर सॉल्व करके आना है। और यहाँ पर अतः ऐसे भी आप लिख सकते हैं, अतः x बराबर 49/29 व y बराबर 19/29 है। ठीक, इस तरीके से आप लिख देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चौथा सवाल हमने सॉल्व कर लिया है। आइए पांचवें सवाल पर आते हैं। पांचवा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आइए इसको मैं फटाफट से हल कर देता हूँ। तो क्या कह रहा है प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यानी इस प्रश्न को भी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, यानी जैसा कि हमने इस पिछले सवाल में प्रतिस्थापन विधि को अप्लाई किया वैसे ही बिल्कुल करना है इसको भी हमें। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है सवाल, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। पिछले सवाल में हमें पहले ही इक्वेशन दिया था, लेकिन इस सवाल में हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व यानी 7 साल पहले, आज से मान लीजिए 2026 चल रहा है, उससे 7 साल पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद यानी 2026 से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो इस सवाल को आराम से हम करेंगे। पहले मैं इसको जूम आउट कर लेता हूं।
यहाँ पर जो है इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि जगह पर्याप्त मिले हमें सवाल को हल करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, हल। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर सवाल को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो, दो वस्तुओं की बात हो रही है। सबसे पहले सवाल को हल करने का तरीका क्या है, जैसे शब्द समीकरण आपके सामने दिया है, तो जो आपका क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है, उसमें दो वस्तुएं आपको दी होंगी। जैसे देखिए यहाँ पर आफताब और उसकी पुत्री, ये दो चीज है। कभी आपको कलम और कॉपी मिलेगा, कभी आपको बैट और बॉल मिलेगा, इस तरीके से आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है, दो वस्तुएं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या मानेंगे, तो 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है और यहाँ पर 3 वर्ष बाद की। तो किसके रेफरेंस में बात कर रहा है, वर्तमान के। ठीक, वर्तमान। वर्तमान से 7 वर्ष पूर्व यानी -7, और वर्तमान से 3 वर्ष बाद यानी +3। ठीक, वर्तमान मान लो कुछ x है, तो यानी कि कहने का मतलब मान लीजिए ये 2026 है, 2026 से 7 वर्ष पूर्व यानी 2019, और 2026 से 3 वर्ष बाद यानी 2029। ठीक, इतना आप समझ गए। यानी कि जो वर्तमान समय है उससे 2029 मतलब 2019 यानी 7 वर्ष पूर्व, और उससे 3 वर्ष बाद, इन तीन चीजों की बात कर रहा है। लेकिन किसके रेफरेंस में, वर्तमान की। तो हम यहाँ पर मानेंगे कैसे, यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, माना आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान, आफताब का वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। ठीक, हमने क्या मान लिया, x वर्ष। ठीक, इसको मैं साइड कर देता हूं, अभी इसको थोड़ा सा आपको और समझाना है। तो बराबर हमने क्या मान लिया यहाँ पर, x वर्ष। ठीक, आफताब की वर्तमान आयु हमने x वर्ष मान लिया, और उसके बाद यहाँ पर तथा पुत्री की वर्तमान आयु हमने y वर्ष मान लिया। ठीक है, y वर्ष। यहाँ पर इसको हमने x वर्ष मान लिया, इसको y वर्ष मान लिया। ठीक, अब यहाँ पर सवाल में क्या कह रहा है, अब हम सवाल को पढ़ेंगे। तो सवाल में कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आफताब x वर्ष है वर्तमान आयु, इससे 7 वर्ष पूर्व कितने वर्ष का होगा आफताब। अगर मैं 7 वर्ष पूर्व की बात करूं, यहाँ पर अगर मुझे लिखना होगा, मैं क्या लिखूंगा, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। ठीक, 7 वर्ष पूर्व की बात है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए आफताब, मान लीजिए आपका सपोज मान लीजिए 30 साल का है। ठीक, अब 30 साल से वो अगर 7 वर्ष पूर्व की बात करी जाएगी तो आफताब कितने वर्ष का होगा भैया, जो है आपका 30 में से 7 यानी 23 साल का। ठीक, अब आफताब 23 साल का होगा। उसी प्रकार से अगर आफताब x वर्ष का है तो 7 वर्ष पूर्व कितने वर्ष का हो जाएगा भैया, x-7 वर्ष का हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब मान लीजिए वो जो पुत्री है, आफताब की पुत्री, उसकी वर्तमान आयु अगर मैंने सपोज मान लिया जो है 10 साल। ठीक, 10 वर्ष। अब इससे 7 वर्ष पूर्व वो कितने साल का, मतलब वो कितने साल की होगी, तो 7 वर्ष पूर्व जो आफताब की पुत्री है वो भैया 3 वर्ष की हो जाएगी। ठीक, 3 वर्ष। यानी कहने का मतलब अगर वो वर्तमान समय में y वर्ष की है तो 7 वर्ष पूर्व कितने वर्ष की हो जाएगी, y-7। बिल्कुल सही। यानी कि x-7 बराबर y-7। लेकिन सवाल में एक चीज और कहा है, क्या कहा है कि 7 गुनी आयु का, यानी कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कहने का मतलब कि x-7 y-7 कितने गुनी आयु का, यानी 7 गुनी। अब यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि जो आफताब अपनी पुत्री से सिंपल सा भाषा में ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, यानी मैं तुमसे, ये जो पुत्री है उससे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब आइए अगले समीकरण में क्या कह रहा है, 7 वर्ष, यहाँ पर अगला वाक्य क्या है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी कि 3 वर्ष बाद, अब वर्तमान से हम 3 वर्ष बाद की बात करेंगे। ठीक है, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब अगर आफताब x वर्ष का है 3 वर्ष बाद x+3 हो जाएगा, और अगर उसकी पुत्री y वर्ष की है तो 3 वर्ष बाद y+3 हो जाएगा। ठीक, लेकिन लेकिन सवाल में और क्या क्या, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे तुमसे 3 गुनी आयु का
रह जाऊंगा, ये सवाल कह रहा है तो हमने लिख दिया। यानी ये देखो हमारे पास दो समीकरण आ चुका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसको मिटा दूं इसका, तो अब कोई विशेष काम नहीं है। यहाँ पर ये समझाने के लिए बस था, यहाँ पर मेनली तो हमें यही लिखना था, ठीक है। तो यानी आफ्ताब की वर्तमान आयु x थी और उससे हमने 7 वर्ष पूर्व देखा तो x-7, और पुत्री की आयु वर्तमान आयु y वर्ष थी, 7 वर्ष पूर्व y-7। तो ये जो पुत्री है वो 7 गुनी आयु की थी, लेकिन भविष्य में यानी 3 वर्ष बाद वो केवल 3 गुनी आयु की रह जाएगी। इस तरीके से हमने दोनों समीकरणों को प्राप्त कर लिया है। अब इसको हमें हल करना है, ठीक है। आइए इसको हम अच्छे से पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इस वाले पार्ट को मैं नीचे रख देता हूँ या फिर साइड में, ऐसे ही रहने देते हैं यहाँ पर। इसको आगे हल कर लेते हैं। तो इसको जब हम आगे हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x-7 का x-7 ही रहेगा, बराबर। अब इसको जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आइए कर लेते हैं। तो 7y माइनस 7×7 = 49, ठीक, इस तरीके से आ गया। अब इसको हमें हल करना है, यानी जो अपना मेन समीकरण है उस रूप में अगर लाएंगे तो इस 7y को इधर भेज दो, x-7y हो गया, बराबर। ये 7 को अगर मैंने उधर भेज दिया, ये माइनस का 7 उधर प्लस का 7 होगा, तो क्या हो जाएगा, -49 प्लस का 7, 9×7 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 में से 7 गए 2, और 4 का ऐसे रहे -42, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -42। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब आइए इस वाले की बात करते हैं, ठीक है। इसको भी वैसे ही जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ। इसको यहीं पर रहने देता हूँ एंड इसको ही मैं पूरा ही छोटा कर देता हूँ। हाँ। तो यहाँ पर ये क्या है, x+3 बराबर 3 टाइम्स ऑफ y+3, इसको सॉल्व करो। तो x+3 बराबर इसका गुणा इसमें होगा 3y, 3×3 = 9 प्लस का 9। अब इसको सॉल्व करो, फिर 3y इधर आएगा माइनस का 3y, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y। हाँ, या फिर मैं क्या करूं, यहीं पर डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, x को अकेला छोड़ देते हैं, ठीक। इस समीकरण में हम सीधा क्या करेंगे, x को अकेला छोड़ देंगे, यानी कहने का मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, +3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 3y + 9 - 3। अब इसको मैं हटा करके 9 में से 3 गया, क्या हो जाएगा, 6, ठीक। तो क्या मैं इसको मिटा करके सीधा यहाँ पर 6 लिख सकता हूँ, वो भी प्लस का, हाँ भैया लिख सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, एक और समीकरण तैयार हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने दो समीकरण प्राप्त कर लिया। अब देखो x का मान हमें मिल चुका है, इसी x का मान हम इस समीकरण 1 में रख देंगे। इसको अगर मैं समीकरण 2 नाम दे देता हूँ, इसको अगर मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूँ, यानी समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का मान, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं x का मान, ठीक। समीकरण 2 या फिर यहाँ पर x का मान रहेगा तो ज्यादा सही रहेगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान अब हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 ये है हमारे पास, आइए इसको ले लेते हैं। तो क्या है, x-7y बराबर -42। अब इसमें x का मान रखना है, इतने यानी कि 3y + 6। x की जगह पर क्या हो जाएगा, 3y + 6 - 7y बराबर -42। अब इसको आइए हल करते हैं। तो यहाँ पर देखो, प्लस का 6 उधर जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक। और बाकी +3y और -7y, यानी यहाँ पर माइनस का 4y, ठीक, बराबर ये +6 उधर जाएगा, -42 -48, यहाँ पर -42 -6, ठीक। ये प्लस का 6 उधर गया, माइनस का 6, इसको हल करेंगे, माइनस का 48, ठीक, और माइनस का 4y। अब माइनस से माइनस कट गया, 4 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी y बराबर 48/4, 4 × 4 = 12, यानी कि y बराबर 12 आ गया, ठीक। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर, यानी y का मान हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। अब जैसे ही हमने y का मान यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, अब इसी y के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। इसी y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे।
तो हम क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। और अच्छा, एक चीज यहाँ पर आपने अगर ध्यान दिया होगा, जो ये y बराबर 12 आया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पुत्री की वर्तमान आयु है वो 12 वर्ष है। अब हमें जो आफ्ताब है उनकी वर्तमान आयु हमें फाइंड आउट करनी है, तो आइए यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, x बराबर 3y+6, x बराबर 3y+6। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 12 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में 12+6। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 36+6 बराबर क्या हो जाएगा, 36×6 = 42। तो x बराबर क्या आ गया, 42। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक, यानी कि चलो ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं या फिर बदल देते हैं थोड़ा सा। ये अब जो है आफ्ताब की वर्तमान आयु आ गई है। यहाँ पर ये देखो आप, पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष, आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या कहते हैं, 42 वर्ष है। एक्स की जगह पर 42 लिखेंगे। तो हमें लिखना कैसे है पेपर में, पेपर में हम लास्ट में लिखेंगे कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, अतः नीचे लिखेंगे अतः आफ्ताब की वर्तमान आयु। मैं सीधा लिख देता हूँ अगले पेज पर कॉपी करके, ठीक है, यहाँ पर इस तरफ मैं लिख देता हूँ। हम्म, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अतः आफ्ताब की वर्तमान आयु 42 वर्ष व पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष है। बस इतना ही हमें लिखना है। यहाँ पर माना की जगह पर हम क्या लिख देंगे, अतः। ठीक है, अतः। इतनी देर में तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता, चलो जाने दो। अतः आफ्ताब की वर्तमान आयु 42 वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो सवाल में पीछे अगर आप ध्यान दोगे, हमने क्या किया, यहाँ पर जो है आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिया, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। क्योंकि वो क्या कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि अब से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 वर्ष पूर्व, और बाकी अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि वो वर्तमान समय की बात कर रहा है। तो हमें वर्तमान ही मानना पड़ेगा, x वर्ष और y वर्ष हमने मान लिया, उसके अनुसार हमने सॉल्व किया, और x और y का मान जैसे ही हमने फाइंड आउट किया वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आइए अगले सवाल पर चलते हैं। दो उदाहरण हमने कर लिए हैं, अब आइए तीसरे उदाहरण पर चलते हैं, मतलब छठवें उदाहरण पर ओवरऑल इस चैप्टर का। तो सवाल में क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक दुकान में 2 पेंसिल 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपए है, 4 पेंसिल 6 रबड़ का मूल्य 18 रुपए है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात करना है। जैसे मैंने आपको एक ट्रिक या फिर एक क्या कहते हैं, आपको तरीका बताया था इसको हल करने का, कि यहाँ पर सबसे पहले हमें ढूंढना है सवाल में क्या पूछा है, और हमें देखना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में कि हमारे पास दो वस्तुएं मिलनी चाहिए, जैसा कि इसमें मिल भी रहा है, पेंसिल और रबड़। दो वस्तुएं कौन कौन सी हैं सवाल में, पहला पेंसिल है और दूसरा रबड़ है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल। माना दो, मूल्य, मूल्य के बारे में कहा तो हम क्या मानेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल, प्रत्येक या फिर एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, एंड तथा एक रबड़ है, हाँ, एक रबड़ मिट्टा का मूल्य y रुपए। ठीक, तो यहाँ पर पेंसिल और जो रबड़ है उसका मूल्य x और y रुपए हमने मान लिया है। अब इसी आधार पर हमें सवाल को सॉल्व करना है, एकदम आसान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार,
ठीक। प्रश्नानुसार पहले केस में क्या कह रहा है, एक दुकान में दो पेंसिल, यानी कि अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो दो पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा भैया, 2x हो जाएगा। बिल्कुल सही, तो यानी 2x प्लस, अब यहाँ पर क्या करें, तीन रबड़, यानी कहने का मतलब 3y, एक रबड़ का मूल्य y है तो तीन रबड़ यानी 3y बराबर 9 रुपए। ठीक। चार पेंसिल यानी 4x प्लस छह रबड़ यानी 6y बराबर 18 रुपए। अब इसको हमें क्या कर लेना है, हल कर लेना है सिंपल सा प्रतिस्थापन विधि से। हमने एक को समीकरण एक नाम दे दिया, दूसरे को दो नाम दे दिया। ठीक। अब आइए इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 9, 2x प्लस 3y बराबर 9। इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर, ये प्लस का 3 उधर जाएगा, माइनस का 3, 9 माइनस का 3y, और ये 2 इधर गुणे में है उधर जाएगा भाग में, x बराबर 9 माइनस 3y बटे में 2। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक। अब यानी x का मान हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर, और जैसे ही हमने ये लिखा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत। आगे जैसे सॉल्व करेंगे, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर समीकरण एक से लिया है तो हमें यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा, दो मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दो। ठीक है। एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, जाग जाओ जो सो रहे हो भाई, ऐसे ही नहीं, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगर हमने एक से माना है तो हमें दो में रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर आप एक में ही रख दोगे तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 3y बराबर 9, दो में रखना है तो ये वाला लेंगे, 4x प्लस 6y बराबर 18, 4x प्लस 6y बराबर 18। अब यहां पर इसका मान रखेंगे, x का मान, तो आइए रख देते हैं। तो इसको मुझे थोड़ा सा और ऊपर लेकर के जाना पड़ेगा। हाँ, यहां पर अब मान रखना है, 4 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू क्या है, 9 माइनस 3y बटे 2, 9 - 3y/2 प्लस का 6y बराबर 18, ये चीज है। ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मुझे फिर से छोटा करना पड़ेगा। तो क्या है यहाँ पर, इसको मैं वहां पर लिख लेता हूँ फिर से, 4 चार ब्रैकेट में 9 - 3y बटे में 2 प्लस का 6y बराबर 18। ठीक। अब इसको हल करते हैं, देखो ये देखो ये दो एक अन्नम दो, दो दूना चार, कट जाएगा। तो नहीं, इस दो का गुणा इसमें करेंगे, 2 - 9 = 18 माइनस 2 - 3 = 6 माइनस का 6y प्लस का 6y बराबर 18। ठीक। अब ये जो प्लस का 6y माइनस का 6y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। तो नहीं, 18 बराबर 18 आ जाएगा। अब जैसे ही 18 बराबर 18 आ गया, यानी कि यहाँ पर इसका तो भैया यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं मिल रहा है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे। तो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको कहा था कि यहाँ पर जब इक्वल टू आ जाए, इसका मतलब ये है कि यह सवाल या तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या फिर इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, एक चीज अब आपको ध्यान देना है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक क्या कहते हैं तरीका बताया था, क्या बताया था कि आपको चेक कर लेना है, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। ठीक। अगर ये है तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अगर अगर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा। मैंने दो तरीका बताया था, अगर बराबर है तो अपरिमित रूप से अनेक हल, अगर बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं। तो यहाँ पर आप चाहे तो ऐसे चेक करके देख सकते हैं रफ कार्य में, या फिर आप डायरेक्टली देख सकते हैं। अगर सपोज देखो 18 बराबर 18 अगर आया है, ठीक, यानी कहने का मतलब जैसे एग्जाम्पल में 17 बराबर 17, 16 बराबर 16, अगर ये चीजें आपको मिल रही है, 5 बराबर 5 -3 बराबर 3, यानी कि ये देखो एक दूसरे के बराबर आ रहा है,
इसका मतलब ये है कि इसके कई हल होंगे। ठीक, अगर जैसे ये आ गया, जैसे 4 बराबर -3, 4 बराबर 16, तो क्या 4 बराबर 16 है? नहीं है। 4 बराबर -3 है? नहीं है। -3 बराबर 20 है? नहीं है। यानी अगर जब ये वाला कंडीशन आएगा तो उसके कोई हल नहीं होंगे। ठीक, क्योंकि ये बराबर नहीं है, यानी ये आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तो सेटिस्फाई कर रहा है, एक दूसरे के बराबर हैं, तो यानी कि यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। ठीक, ये चीज आपको ध्यान में देना है। तो आपको वो a1/a2 करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अतः दिया गया समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण युग्म के, दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक, इस तरीके से हम लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए 7वें सवाल पर आते हैं, उदाहरण पर, और ये हमारा आखिरी उदाहरण है आज की क्लास का, और उसके बाद आपका क्लास फिनिश। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पर सवाल को फटाफट से आइए पढ़ लेते हैं। दो रेल पटरियां समीकरण ये और ये द्वारा निरूपित की गई हैं। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? तो यहाँ पर एक दूसरे को काटेंगी पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं। तो x+2y -4 बराबर 0, सवाल क्या कह रहा है, हल करेंगे। x+2y -4 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ है, मतलब सवाल में ना ग्राफी विधि के बारे में कहा है, ना प्रतिस्थापन विधि के बारे में। तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन हम मतलब प्रश्नावली 3.2 को हल कर रहे हैं, तो यानी कि अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन विधि अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि मतलब जो है उसी को अच्छे से सीख पाए, प्रतिस्थापन विधि को, ये बात है। 2x+4y -12, 2x+4y -12 बराबर 0, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक, अब आइए इसको हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि हमें अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को लेंगे, 2 भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, समीकरण 1 से। तो x+2y -4 बराबर 0, x+2y -4 बराबर 0, इसको हल करते हैं। तो x बराबर, इन दोनों को, ये जो दोनों हैं, इन दोनों को बराबर के उधर ले जाना है। ठीक है, बराबर के उधर, जब इन दोनों को हम बराबर के उधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2y उधर माइनस का 2y हो जाएगा, और प्लस का 4 माइनस का 4 उधर जाकर के प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक, और ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास समीकरण आ जाएगा। अब यानी x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि हमने x से लिया है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। आइए, 2 क्या कह रहा है, 2x+4y -12 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x+4y -12 बराबर 0। अब उसके आगे हम हल करेंगे, तो x की वैल्यू क्या है, -2y+4। तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट में x की वैल्यू क्या है, माइनस का 2y प्लस का 4 प्लस का 4y माइनस का 12 बराबर 0। इन दोनों को हमने वैसे ही लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर इसको गुणा करेंगे, तो माइनस का 4y हो जाएगा, प्लस का 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस का 4y हो जाएगा, माइनस का 12 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे, तो क्या माइनस का 4y और प्लस का 4y कट जाएगा, हाँ भैया बिल्कुल कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये जो प्लस का 8 है और ये माइनस का 12। ठीक, अब इसको घटाओ तो क्या हो जाएगा, 8 - 12, यानी भैया माइनस का 4 आएगा, तो यानी माइनस का 4 बराबर 0। ठीक, यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 4 बराबर 0। अब जैसे ही यहाँ पर माइनस का 4 बराबर 0 आया, तो मैंने आपको पहले कंडीशन में क्या बताया था, अगर माइनस का 4 बराबर -4 होता तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते, लेकिन इसका -4 बराबर 0 है, यानी कि ये बराबर नहीं है, यानी ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के मतलब बराबर नहीं है। यदि बराबर नहीं है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः इसका कोई हल नहीं है। ठीक,
तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि -4 बराबर 0 नहीं, -4 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक। -4 शून्य के तुल्य या फिर समान नहीं है या फिर बराबर नहीं, बराबर नहीं है। अतः इस युग्म का, इस युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और जैसे ही मैंने ये लिखा कोई हल नहीं है, कैमरे के पीछे से एक विद्यार्थी ने कहा, हमारे छोटे भाई ने कहा, हमारे छोटे भाई ने क्या कहा कि यहाँ पर जो है भैया आपने जैसे ही लिखा कोई हल नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि यानी कि ये अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये समांतर रेखाएं होंगी। हाँ भैया, अरे एकदम सही बात आपने कहा, समांतर रेखाएं, अभी अभी याद आ गया मुझे, आपने समांतर रेखाएं पढ़ाया था। यदि समांतर रेखाएं हैं तो उसका कोई हल नहीं होगा। अगर अगर समांतर रेखा, अगर कोई हल नहीं है तो वो समांतर रेखाएं होंगी, बिल्कुल सही। अब जैसे ही समांतर रेखाएं हैं यानी उसका मतलब क्या है, यानी ये जो दो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी। जो पहली रेखा है वो दूसरी रेखा को कभी भी कट नहीं करेगी। यानी सवाल में क्या कहा है, क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः रेल पटरियां एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, ठीक। अतः रेल पटरियां एक दूसरे को कभी भी, कभी नहीं काटेंगी। इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपका जो है मतलब क्या कहते हैं, उदाहरण वाला पार्ट मैंने आज एंड करा दिया और यही हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है, ठीक। इस तरीके से हमने उदाहरण नंबर 7 को भी हल कर लिया। जैसा कि 4 उदाहरण थे, उदाहरण 4, 5, 6 और 7, इन चार के चारों एग्जाम्पल्स को हमने सॉल्व कर लिया है। अब आइए जो है इस क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। हमने देखिए यहाँ पर सभी सवालों को हल कर दिया। बाकी इसके पिछले लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमने जो है सभी के सभी क्या कहते हैं, एक्सरसाइज के सवालों को हल कर लिया था। अब आगे हम प्रश्नावली 3.3 पर चलेंगे, ठीक है। ये 7 उदाहरण हो गया, प्रश्नावली 3.3 पर अगले लेक्चर में आएंगे। और जाने से पहले आप शतक 2027 बैच में जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ आपको इस फ्री शतक 2027 बैच में ये चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जाएंगी। एंड देन उसके बाद इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।